हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, आज मैं गुड मॉर्निंग वाला ही बैकग्राउंड लेके आया हूँ। फाइनल अकाउंट्स के आज ऑलमोस्ट हम लास्ट क्लास पे हैं। और आपको पता है इस लास्ट क्लास में क्या होगा। आपको लगेगा सर बहुत लंबा चैप्टर खिंच गया। कहाँ आपने पहले इंट्रोडक्शन कराया, फिर एडजस्टमेंट्स क्यों होती है, फिर सिंपल क्वेश्चन कराया, फिर एडजस्टमेंट्स कराई, फिर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई, सॉल्यूशंस मैंने आपको दिए। उसके बाद हमने आईसीआई का स्टडी मटेरियल डिस्कस किया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है। उसके बाद जरा 1 मिनट और ट्रू फॉल्स आपने किया। आज हम लोग पास एग्जामिनेशन लेके आए हैं। आप देखेंगे मैंने क्या लिखा हुआ है। नो मैटर हाउ एजुकेटेड, टैलेंटेड, रिच और कूल यू बिलीव यू आर, हाउ यू ट्रीट पीपल अल्टीमेटली टेल्स ऑल। इसीलिए अपने को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, घमंड नहीं चाहिए। ठीक है, आपको अगर कोई नॉलेज आती है किसी के साथ शेयर करिए। सो नेवर 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 ओवर एस्टिमेट, ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड, ईगो नहीं चाहिए। आई होप विद दिस ऑब्जेक्टिव, विद दिस लॉजिक, क्या मैं आज की फाइनल अकाउंट्स की लास्ट क्लास की चर्चा कर सकता हूँ। किस चीज़ की? सेक्शन 7। बताइए सेक्शन 7 में किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं सर? पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की चेक कर रहे हैं। और आपको पता है कि पास एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है सर? रिवीजन टेस्ट पेपर होते हैं जो एक तरीके के सीबीएसई सैम्पल पेपर की तरह होते हैं। एमटीपी जैसे प्री बोर्ड होते थे आपके। एंड मेन एग्जामिनेशन आप देखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं एक टेबल आपको बना के दूंगा जिससे कि आपको पता लगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं। क्लैरिटी है बेटा? तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं जस्ट टू हैव अ क्लैरिटी कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से ऊपर सेक्शन लिखिए। कौन सा लिखेंगे? सेक्शन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, पास एग्जामिनेशन की। सर क्या आप इसके भी सॉल्यूशन दोगे? यस बेटा, बिल्कुल मैं इसके भी सॉल्यूशन आपको बना के दूंगा, लेकिन हम क्लास में बिल्कुल चर्चा कर लें पहले एक बार। ठीक है, आइए सेक्शन नंबर 7 जल्दी से एक टेबल बना लेते हैं। सर ये टेबल आपने पीछे नहीं बनवाई बेटा, इसमें ना क्वेश्चन बहुत रिपीट थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं टेबल बनवा दूं, नहीं तो बच्चों को लगेगा इस सर ने ना बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए। ये एक रीज़न है टेबल बनवाने का बेटा। ठीक है, चलो तो पहले ईयर लिख लेते हैं। बताइए फाउंडेशन कब से आया था सर? 2018 मई से आया। फिर 2018 नवंबर का पेपर हुआ। फिर 2019 मई होगा। फिर 2019 नवंबर होगा। 2020 मई में आपको पता है कि मेन एग्जामिनेशन नहीं हुए थे। 2020 नवंबर। फिर 2021 जनवरी या मई। ये सारे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। अब बताइए क्या क्या चीज़ें हैं सर? एक तो मेन एग्ज़ाम है। पास एग्ज़ाम का मतलब मेन एग्ज़ाम। इसके बाद रिवीजन टेस्ट पेपर और एमटीपी। पहले मैं पास एग्जामिनेशन की चर्चा करता हूँ, मैंने बनाया हुआ है साथ में। 2018 मई में जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो हमारी बुक का 85वां क्वेश्चन है। और सेम क्वेश्चन हमने आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी करा था। आपको अगर देखना है कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल क्वेश्चन कौन सा था तो लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा आईसीआई का स्टडी मटेरियल था। आईसीआई के स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन जो मैंने क्लास में आपको कराया था, 20 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। जब पहली बार एग्जाम में, फाउंडेशन एग्जाम पहली बार हुआ था, तो ये क्वेश्चन 20 नंबर का आया था बेटा, 20 नंबर का। ये देखिए, रिलैक्स होके देख लो बेटा, जल्दी नहीं है अपने को। इसलिए आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार सर ने वो क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। ये रहा क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 12। कौन सा जी? इलस्ट्रेशन नंबर 12।
आईसीआई की इलस्ट्रेशन नंबर 12। सेम क्वेश्चन हमारी बुक में भी दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन हमारी बुक में भी दिया हुआ है, इसलिए इसको दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस आ गया। अब आते हैं 2018 नवंबर में। सर 2018 नवंबर में बेटा मिसिंग फिगर क्वेश्चन आया था, मिसिंग फिगर क्वेश्चन आया था, वो भी हमने करा हुआ है। याद करिए, मैंने एक सेलिंग एक्सपेंस वाला क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आया था जी आईसीआई वाला। क्लैरिटी यहाँ तक पक्का डन? ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रब करके दोबारा ले लेता हूँ, तो आपको दोनों में ना डिस्टिंक्शन दिखेगी। $85 या स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 12 और ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5। क्लैरिटी यहाँ तक हो गया? विश्वास? एक बार वो चेक कर लें। क्वेश्चन 12 था, ये इलस्ट्रेशन 12 था, कौन सा था? ये रहा 12 थी। परफेक्ट, कंफर्टेबल? ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 2019 मई में हमारी बुक का 95th क्वेश्चन आया। अभी सिर्फ मैं समराइज करा रहा हूँ। 2019 नवंबर में हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 93 आया था, क्वेश्चन नंबर 93 आया था। 2020 मई में एग्जाम हुआ ही नहीं था। उसके बाद 2020 में 88 क्वेश्चन और 90 क्वेश्चन प्लस ये क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी था, सेम क्वेश्चन। याद करिए, जिसमें मैंने आपको एम्प्लॉयज़ वाला क्वेश्चन कराया था। फिर 2021 जनवरी में 89 क्वेश्चन आया था। हो गए सारे कवर। इसका मतलब हमारी बुक में सारी चीज़ें कवर्ड है, सारी चीज़ें कवर्ड है। चलो अब आते हैं रिवीजन टेस्ट पेपर। आरटीपी बेटा पहले वाला 2018 मई में, उसमें 98 क्वेश्चन आया था, इसमें 100 क्वेश्चन था। क्यों लिखवा रहा हूं कि आपको विश्वास हो जाए कि भैया सारी चीजें कवर्ड है। 2019 मई में 97 और 99 क्वेश्चन आया जी, इसमें 94 और 100 आया। देखिए 100 दोबारा आ गया, देखिए 100 दोबारा आ गया, 100 क्वेश्चन दोबारा आ गया। इसके बाद आईसीआई का 85 आया जी, ठीक है। इसके बाद हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 85 आया, फिर 97 आया और मई 21 में अभी है नहीं। सारे क्वेश्चन बुक के हैं जी। हैव ट्राई टू कवर एवरीथिंग। अभी मैं बुक में क्वेश्चंस में भी आऊँगा, आपको इसलिए बना रहा हूँ ये मैट्रिक्स कि आपको विश्वास हो जाए कि भाई कुछ भी छूटा नहीं है। अगर हमने किताब कर ली है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल कर लिया है, तो सब कुछ हमने कवर कर लिया। एमटीपी में पहले 2 साल क्वेश्चन आया ही नहीं था, बट मेन एग्जाम में आया। सीए इंस्टीट्यूट फिरकी लेता है, वैसे प्री बोर्ड में पूछा नहीं और मेन एग्जाम में पूछ लिया। फिर यहाँ 99 का आया था जी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, सिंपल सा ट्रेडिंग बनाने का क्वेश्चन आया था, जो मैंने बुक में नहीं दिया, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। फिर इसमें 96 आया, इसमें 98 क्वेश्चन हमारी बुक का आया और इसमें 99 आया। तो आप देख लीजिए, प्राइमरीली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, प्राइमरीली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो बताइए मैट्रिक्स क्लियर है? तो अब मुझे बताइए, क्या हम क्वेश्चंस की चर्चा कर सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। आइए अब हम क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 93 की चर्चा करते हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 93 की हम चर्चा करते हैं। आइए 93 कब आया जी? 2019 नवंबर में आया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहां पर लिख भी सकते हैं,
आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं 93 वाला क्वेश्चन। मेरे पास नीचे बुक लिखी हुई है, ठीक है। ये नवंबर 19 में भी आया हुआ है, 93 क्वेश्चन, राइट। पढ़ लेते हैं एक बार। An experienced bookkeeper has drawn up a trial balance for the year ending 31st March 19। प्रोविजन बनाया डेबिट में आ सकता है, इसका मतलब ये एक तरीके का रॉन्ग ट्रायल बैलेंस दिया। कैश क्रेडिट का मतलब उधार। कैश क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट तो कर ही सकते हो, क्रेडिट कार्ड से आप चाहो तो एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हो, उसे कैश क्रेडिट कहा जाता है। उधार, कैश का उधार। कैपिटल क्रेडिट है, ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर डेबिट है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट मैनेजर। इसका मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है, करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है बस। और क्लियर लिखा हो, मैंने कई बार आपको बोला है, कई बार मैंने बोला है कि अगर डिफरेंस आएगा तो वो कहेगा कि उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल, लिखा हुआ है। आइए जी 93 क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे थे जी। 93 क्वेश्चन ये रहा। तो ये लीजिए, मैंने आपके लिए सॉल्यूशन बना के दिया है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 करेंगे स्टार्ट। चलिए, ये लीजिए, ऊपर लिख दीजिए कंपनी का नाम है जी, कुछ नहीं है जी, सिंपल लिखिए करेक्ट ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 19। चेक कर लीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, क्रेडिट बैलेंस, कैश क्रेडिट। क्रेडिट में क्या आता है? लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। ड्यू फ्रॉम कस्टमर डेटर्स, डिस्काउंट रिसीव इनकम, डिस्काउंट अलाउड, ड्राइंग्स, फर्नीचर, कैरेज, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, रेंट, सैलरी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज क्रेडिट बैलेंस। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर बेटा, इसलिए मैंने येलो में मार्क कर दिया। हो गया 93 क्लियर? आइए अब आते हैं जी 94। चेक करिए 94 कब आया जी? सर 94 2019 नवंबर में आया। मुझे बताइए क्या ये सेम क्वेश्चन, याद करो याद करो, क्या ये क्वेश्चन हमने करा है? क्या ये क्वेश्चन हमने करा है? जल्दी से बताओ। यस सर हमने करा है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाले में था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाले में ये रहा, ये रहा, देखो ये रहा। इलस्ट्रेशन 2 बिल्कुल इलस्ट्रेशन 2 की तरह है, सिर्फ फिगर्स गलत है, फिगर रिवर्स है, फिगर रिवाइज कहना चाहिए मुझे। स्टेशन 2 यूनिट 2 वाले में, चैप्टर 2 वाले में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाले में कैसे करते हैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में याद ला दूं। मैन्युफैक्चरिंग में OPD याद आ गया, SL होता नहीं है। क्लोजिंग में रॉ मटेरियल आएगा, क्लोजिंग में वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, ओपनिंग में रॉ मटेरियल आएगा, ओपनिंग में वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। ये भी कहा था आप चाहें तो ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग रॉ मटेरियल को इकट्ठा लिख सकते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। सारे मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इधर आ जाते हैं। सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट इधर आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद आया? पक्का? चलिए नीचे का बेटा इसका आंसर में प्रिंटिंग एरर है, लिख लीजिएगा। इसका आंसर आएगा 19,33,600। तो यस फाइनल अकाउंट्स में एक दो जगह एरर्स थे, इसलिए क्लास में करेक्शन करवा दी है, तो ध्यान से मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या जी? 94 ये रहे, लीजिए आपके लिए बना के दिया हुआ जी।
चेक कर लें कि करके। आइए, पहला क्या था बताइए। सर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है जी, ये ओपनिंग है 26,000 9,000 यूनिट्स का। तो यूनिट वाला कॉलम बनाना है, आपकी मर्जी है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है जी 14,000। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है OR है। क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 3,20,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 8,20,000। हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी 0.7 इंटू द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर, नंबर ऑफ यूनिट्स 5 लाख दिए हुए हैं। हायर चार्जेस क्वेश्चन में दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस इज 0.8 इंटू 5 लाख प्लस 0.4 इंटू क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। 0.8 इंटू 5 लाख इस 4 लाख एंड 140 का 40% इस 56,000। ठीक है जी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अब कई बार बच्चा कहता है सर रिपेयर मेंटेनेंस क्यों लिया, मैंने आपको बताया था साइलेंट हो तो आप इसको फैक्ट्री का मान के नीचे नोट दिएगा। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। सो बताइए इजी है पक्का जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। देखो निहारो, प्यार से निहारो। 2019 में कितना प्यारा सा निराला सा क्वेश्चन आया था। मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारे कराऊं? जल्दी से बताओ। नहीं सर नहीं, कैसी बातें करते हो। तो हमारी पुस्तक में क्वेश्चन नंबर 10 है, ICI की इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, आपने कक्षा में कराया हुआ है। इसका मतलब ये ICI के स्टडी मटेरियल में आप ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, कर चुके हैं। तो लीजिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। हमारी पुस्तक में क्वेश्चन नंबर 10 है, ICI के स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। बेटा ये फ़ायदा है, इसलिए बार बार कहता हूँ कि आपने मेरी किताब कर ली, उसके बाद आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए 96 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए जी 96 क्वेश्चन कब आया था? MTP में तो था ही जी, 2019 में भी था ये सेम क्वेश्चन 2019 में भी आया। करें जी स्टार्ट। ठीक है, सेल्स रिटर्न है जी, ये सैलरीज है जी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फ्री के 10 नंबर थे, फ्री के 10 नंबर थे। तो 96 क्वेश्चन पे आते हैं जी। आइए, तो एक मैंने सॉल्यूशन जान के खुद नहीं बनाया, मैंने कहा जरा भैया CA इंस्टीट्यूट वाला सॉल्यूशन भी बच्चों को कराया जाए। बच्चों को तो लगेगा तो सही ना कि ये भाई CA इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन कैसे होता है। चलिए जी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहे थे। आइए, क्वेश्चन नंबर 96। एज आई वाज सेइंग कि चलिए जी एक बार CA इंस्टीट्यूट ने कैसे करा वो भी दिखा देते हैं जी आपको। इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन वही लिया है जो CA इंस्टीट्यूट ने दिया था, हमारी रिस्पेक्टेड CA इंस्टीट्यूट ने दिया है। लीजिए, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी। कैश इन हैंड दिया हुआ है, ठीक है। कैश इन हैंड विल बी द एसेट हियर। परचेज इज इन ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न माइनस, सैलरीज इज 2500। कई बार क्या है कि आप अलग भी बना सकते हैं। टैक्सीज एंड इंश्योरेंस 500 रुपये, बैड डेट ट्रायल का 500 रुपये, डेटर 5000, इन्वेस्टमेंट 4000, ड्राइंग 2000, फर्नीचर 1600, VR
इज 3000 एंड ओपनिंग स्टॉक इज 1400। ये मैंने भी सिर्फ डेबिट साइड रीड करी है। क्रेडिट कैपिटल 16000, बैंक ओवरड्राफ्ट 2000, सेल्स 9000, परचेज रिटर्न 2000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पुराने वाला ये रहे ओल्ड, क्रेडिटर 2000, बीपी 2500, कमीशन रिसीव इज 500। ये तो मैंने ट्रायल रीड किया आपके। क्लियर ट्रायल के आइटम पक्का जी। चलिए अब आते हैं आगे। अब है जी क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 4500, ये रहा जी। सैलरी 2100 वॉज आउटस्टैंडिंग। सैलरी 100 रुपये की आउटस्टैंडिंग है, वो क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। सैलरी 100 रुपये की आउटस्टैंडिंग है जी, और टैक्सेस 200 रुपये की आउटस्टैंडिंग है। इंश्योरेंस 50 का प्रीपेड है, उसका डबल इफेक्ट बैलेंस शीट में भी आएगा, ध्यान रखिएगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा जी। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 300 बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट नया वाला 1000 और 10% फर्नीचर। तो क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा जी, सैलरी ये 2100 की नहीं है जी, 100 रुपये की है। इजी क्वेश्चन, कंफर्टेबल लीजिए। ऑलमोस्ट सीए इंस्टीट्यूट ने भी उसी फॉर्मेट में करा है। बीच वाला जो लाइन बना हुआ है वो डिटेल का है, तो वो आपकी मर्जी होती है, बनाना नहीं बनाना आपकी चॉइस। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 97 क्वेश्चन आरटीपी में कई बार आया हुआ है जी। आरटीपी मई 2019 में आया है और आरटीपी नवंबर में आया है, तो हो सकता है किसी दिन भी एग्जाम में आ जाए। ये करते ऐसे हैं, 3-4 बार आरटीपी में एमटीपी में देंगे और फिर किसी दिन भी मेन एग्जाम में दे देते हैं। कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइंग में कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स एसेट ओपनिंग दे रखा है और एडिशन 1 अक्टूबर का है। इसका मतलब इस पे डेप्रीसिएशन 6 महीने का लगेगा, इस पे 12 महीने का लगेगा। ओपनिंग परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जो मुश्किल वाला आइटम होगा वहाँ पर मैं ध्यान रखूँगा जी। इंटरेस्ट का कोई रेट नहीं है, तो अपने को कोई एक्रूड की टेंशन नहीं है। ये पार्ट मेन है, इसमें सस्पेंस अकाउंट दिया है, तो पक्का सस्पेंस अकाउंट से लिंक इसने नीचे कोई ना कोई एडजस्टमेंट दी होगी। डेप्रीसिएशन ट्रायल में दिया है, इसका मतलब डेप्रीसिएशन ऑलरेडी लग चुका है। इन्वेस्टमेंट 12% है, सो 2.5 लाख का 12% आता है 30,000। अपने को अगस्त से चाहिए तो 8 महीने का, दैट इज 20,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 देखिए कहीं भी नहीं है, इसका मतलब एक्रूड हो जाएगा। अभी तक क्लियर, यहाँ तक क्लैरिटी। रेंट दे रखा है 17 महीने का, इसका मतलब 17,000 बाय 17। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का एडवांस, तो 5,000 इज प्री पेड रेंट। क्लैरिटी। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1 लाख, कोई टेंशन नहीं। डेप्रीसिएशन 10% है जी ऑन फिक्स एसेट, तो 14,000 का 10% लगेगा। 1,40,000 का 10%, 20,000 का 10%, 2 लाख का 10%, 20,000, 6 महीने का 10,000। अब आप ध्यान से देखिए 14,000 हो चुका है। इसका मतलब ये वाला पार्ट 10,000 वाला पार्ट अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, 10,000 वाला पार्ट अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसके डबल इफेक्ट होंगे। 20,000 ड्रॉन फ्रॉम बैंक से निकाला, तो कैश टू बैंक होना चाहिए। वॉज डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट,
बट आउट ऑफ दिस अमाउंट विड्रॉन 12,000 वॉज यूज इन द बिजनेस फॉर डे टू डे एक्सपेंस। एंट्री बननी चाहिए कैश ड्रॉइंग्स टू बैंक। ठीक है जी, आपकी एंट्री बननी थी, अगर मैं सिंपल भाषा में करूं, कैश टू बैंक बननी थी। कैश टू बैंक बननी थी, आपने कर दिया जी ड्राइंग टू बैंक। आपने कर दिया जी ड्राइंग टू बैंक, और प्लस 20,000 में से 12,000 आपने ऑफिशियल यूज किया, ठीक है, और 8,000 आपने पर्सनल। तो देखा जाए 20,000 यहां पर थे, यहां पर भी 20,000, लेकिन इसमें से 12,000 आपने ऑफिशियल यूज के लिए करे, तो इसमें कोई गलती नहीं, ठीक है, और 8,000 आपने पर्सनल यूज के लिए करे। इसका ये मतलब है कि 8,000 की ड्राइंग रहेगी और 12,000 का आपका ये ऑफिशियल एक्सपेंस रहेगा, ठीक है। तो एक ये वाली ट्रांजैक्शन अच्छी है, इसको मार्क कर लीजिए। परचेज ऑफ गुड्स वर्थ 16,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। याद करिए स्टॉक में हो चुका है, तो परचेज टू क्रेडिटर, ये नॉर्मल एंट्री कई बार कर चुके हो। परचेज रिटर्न ऑफ 1,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न, अमाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड इन द पार्टी। तो पार्टी में कोई गलती नहीं, तो एंट्री बननी थी पार्टी टू परचेज रिटर्न। पार्टी टू परचेज रिटर्न हमने कर दिया पार्टी टू सेल्स रिटर्न। एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न। बोलो हाँ या ना। तो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, इसमें एरर रेक्टिफिकेशन उसने मिक्स करके दे दिया। एक्सपेंसेस, ये रहा जी एक्सपेंसेस, इंक्लूड 6,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड, इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड आफ्टर 31 मार्च 18, आफ्टर 31 मार्च 18। इसका मतलब ये क्या है, ये प्रीपेड है, तो 6,000 इज प्रीपेड, 6,000 इज प्रीपेड, 6,000 इज प्रीपेड। तो एक फर्स्ट एडजस्टमेंट को छोड़ के मुझे लगता नहीं बाकी किसी एडजस्टमेंट में दिक्कत है। आपको एंट्री बनानी है एंड प्रिपेयर दी फाइनल अकाउंट्स करनी है, ठीक है। एंट्री मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, परचेज टू क्रेडिटर, ड्राइंग टू कैश, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। 6,000 के प्रीपेड एक्सपेंस, तो एंट्री क्या बनेगी जी, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। लीजिए आपके लिए मैं ये पेपर भी खोल देता हूँ तो आपको विश्वास हो जाएगा। आरटीपी 2019 में का जी, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। लीजिए आपके सामने, इसलिए सॉल्यूशन भी खोल रहा हूँ कि भाई विश्वास हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जॉइंट वेंचर बेटा आप सिलेबस में से हट चुका है। अगर किसी के मन में आ रहा है जॉइंट वेंचर सर आपने नहीं कराया, रॉयल्टी नहीं कराई आपने, ये लीजिए। बताइए जी, परचेज टू क्रेडिटर सेम है, परचेज टू क्रेडिटर सेम है। सर आपने ये वाली एंट्री गलत बताई है। हाँ ये बेटा मेरे से गलत हो गई, पर दोबारा पढ़ लें। ये एंट्री मेरे से गलत होगी। परचेज रिटर्न वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न जर्नल। ओ सेल्स रिटर्न जर्नल का मतलब सेल्स रिटर्न की बुक पे, मेरी गलती है, सॉरी जी। इसका मतलब ये परचेज रिटर्न वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न जर्नल। एंट्री होनी थी क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, हमने कर दिया है सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। लेकिन पार्टी का अकाउंट ठीक किया है, इसीलिए एंट्री बनेगी टू परचेज रिटर्न तो होना ही है, सेल्स रिटर्न गलती से कर दिया और सस्पेंस। ये एंट्री आई होप अब क्लियर हो गई है। चलिए ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये 12,000 वाली एंट्री कौन सी है मुझे बताइए। सर 20,000 रुपये बैंक से निकाले थे, लेकिन 8,000 रुपये
8,000 रुपये पर्सनल ड्राइंग के हैं। एंट्री थी कैश टू बैंक, हमने कर दी है जी ड्राइंग टू बैंक 20,000, कोई दिक्कत। लेकिन 20,000 में से 12,000 ऑफिशियल खर्चा यूज हुआ। ऑफिशियल का मतलब एक्सपेंस होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, बैंक से पैसा निकाला कैश टू बैंक, हमने कर दिया ड्राइंग टू बैंक, एंट्री बननी थी ड्राइंग टू कैश, ये होगी रेक्टिफिकेशन एंट्री। इतना क्लियर। फिर उसने एक लाइन ऐड कर दी जी 20,000 में से 12,000 का खर्चा, 12,000 का खर्चा हमने कर दिया, तो एंट्री बननी थी एक्सपेंस टू कैश। तो ड्राइंग में से कम करोगे, बोलो हाँ या ना, ड्राइंग में से कम करोगे कितना, 12,000। क्यों करोगे, बिकॉज 12,000 पर्सनल खर्चा नहीं है, 12,000 ऑफिशियल खर्चा है, इसलिए एंट्री बनी एक्सपेंस टू ड्राइंग। प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस की एंट्री चेक कर लीजिए, हमारे बिल्कुल ठीक है, देख लीजिए ये एंट्री बिल्कुल ठीक होगी, ये ठीक होगी, ये ठीक होगी। ये वाली एंट्री देख लीजिए कैश टू बैंक होनी थी, ठीक है, कैश टू बैंक हमने कर दिया ड्राइंग टू बैंक, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती ड्राइंग टू कैश। लेकिन क्योंकि 12,000 का एक्सपेंस है तो हमने कर दिया एक्सपेंस टू ड्राइंग। पक्का डन। चलिए अब ये क्वेश्चन एक बार करते हैं। 97 क्वेश्चन, तो आइए 97 क्वेश्चन मैंने बच्चों के लिए खुद ट्राई करा हुआ है। ये तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन खुद ट्राई करा हुआ है अपने मेथड से। आइए क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 हम कर रहे हैं। तो अगर मैं दोबारा से एक बार ट्रायल पढ़ूं तो ट्रायल के अंदर कैपिटल नॉर्मल 6 लाख था, ये रही 6 लाख। ड्राइंग 70,000 थी, ये रही 70 में से 12,000 की जो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी, जो हमारा ऑफिशियल खर्चा था, वो हमने यहाँ से हटा के एक्सपेंस में ऐड कर दिया। फिर फिक्स एसेट 140 और 2 लाख के थे, ये डेप्रीसिएशन आप देखो मैंने सिर्फ 10,000 माइनस किया है इसका, 10% 6 महीने का। सर आपने 14,000 क्यों नहीं किया? बेटा डेप्रीसिएशन जब ट्रायल में होता है तो वो सिर्फ P&L में जाता है। देखिए 14,000 ट्रायल में दिया था, ये एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट। नई वाली फर्नीचर पे, नए वाले फिक्स एसेट पे 6 महीने का डेप्रीसिएशन। इसे दोबारा ही समझा रहा हूँ एक बार। ओपनिंग स्टॉक 60,000 बिल्कुल ठीक है, परचेजेस 16 लाख बिल्कुल ठीक है। फिर एंट्री क्या बनाई थी? सस्पेंस टू परचेज रिटर्न। तो जो सस्पेंस अकाउंट है 2,000 का वो कैंसिल हो गया, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री से कैंसिल हो गया। तो परचेज रिटर्न कितना है जी? 1000, और सेल्स रिटर्न कितना था जी? 1000 वाला। तो 99 के सेल्स रिटर्न थे, उसमें से 1000 कम, और परचेज रिटर्न 69 के थे, उसमें से हमने 1000 ऐड कर दिए। मैं एक बार दोबारा से ये एंट्री यहाँ लिख रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। सस्पेंस टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 99,000 के थे, क्योंकि ये क्रेडिट हो गया। क्रेडिट का मतलब अब 1000 से कम हो जाएगा। डेटर 2.5 लाख सेम है जी, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, 2,20,000। एक्सपेंसिस 50,000 और 10,000 के वो थे, 12,000 के थे ना ऑफिशियल वाले, प्लस 6,000 फोर्थ वाली एडजस्टमेंट थी प्रीपेड। ये फोर्थ एडजस्टमेंट है 6,000 की, ये प्रीपेड यहाँ पर भी आ रहा होगा।
6000 प्रीपेड एक्सपेंस आ रहा होगा जी, यहाँ पर देखो सर ये 11,000 आ रहा है बेटा, देखते हैं 11,000 कैसे आ रहा है, अभी चेक कर देते हैं बेटा ये 11,000 कैसे आ रहा है। अरे सर रेंट भी तो था सर, 6,000 का एक्सपेंस है और 5,000 का रेंट था, 5,000 का रेंट था सर, रेंट। तो प्रीपेड क्लियर हो गया बिल्कुल जी। चलिए अब आगे आते हैं। ड्राइंग्स वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर है अपने लिए। एक 16 लाख की परचेज थी जी, 16,000 का जो अमाउंट नॉट रिकॉर्डेड है वो एंट्री थी हमारी कौन सी वाली जी, सेकेंड एडजस्टमेंट, और ये रिटर्न्स 70,000, ठीक है। चलिए वेजिस है नहीं जी कुछ इसके अंदर, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख दिया ही हुआ है। रेंट में से 5,000 का प्रीपेड चला गया, एक्सपेंसेस 50 के, 12,000 के ड्राइंग वाली एडजस्टमेंट, और 6,000 के एक्सपेंसेस जो हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन क्लियर। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 20,000 तो ट्रायल में दे रखा है जी, और इन्वेस्टमेंट वाला जो 12% का हमने निकाला था ये वो है, ये देखिए यहाँ पर भी आ रहा है। परचेज नॉट रिकॉर्डेड जी, एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड है। So I hope this clear your question number 97। चलिए इसके बाद हम लोग 98, 99 और 1100। बेटा जी आई होप 97 क्वेश्चन तक अच्छी तरह कर लिए। सो अब सिर्फ अपने 3 क्वेश्चन और रह गए, और उसके बाद आपको पता है अपना क्या रह गया, 2 क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाए थे, वो आपकी मर्जी है करना या नहीं करना, क्योंकि वो जनरली बीकॉम वगैरह की किताबों में या कंपनी सेक्रेटरी के मॉड्यूल में दिया था, तो मैंने अपनी बुक में डाल दिया, तो चॉइस आपकी है। आई एग्री अभी तक इतने हाई लेवल क्वेश्चन आए नहीं है, जब मैं उस पर आऊँगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्वेश्चन 43 वाले जो लेजर्स हैं वो आप चाहें तो छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने CA इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आपको करा दिया, तो मैं लाइव बैच में भी नहीं करा रहा हूँ बच्चों को, क्योंकि जनरली लेजर वाला सिंपल क्वेश्चन तो मैंने स्टडी मटेरियल में कवर कर लिया था, BD, CD और बैड डेब्ट्स वाला, बस इतना समझ में आना चाहिए। सो 98 क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये पार्ट इसमें मेन है। आप कहोगे सर इसमें क्या मेन है बैंक ओवरड्राफ्ट का, आप देखना भी इसमें ट्रिकी पॉइंट आएगा। ये सारे ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं जी, ये सारे ओपनिंग बैलेंस हैं। सैलरी पेबल ट्रायल में दिया है तो बैलेंस शीट में जाएगा। बैड डेब्ट रिकवर्ड, कैश टू बैड डेब्ट रिकवर्ड है जी। इसके अलावा कोई भी पॉइंट मेन नहीं है। बताइए ये वाला परचेज इंक्लूड, सुनना ध्यान से, परचेज इंक्लूडेड सेल्स रिटर्न, परचेज में सेल रिटर्न इंक्लूडेड है तो एंट्री बनाओगे। क्या मतलब है, परचेज रिटर्न में से माइनस हो जाएगा और सेल रिटर्न में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही परचेज रिटर्न में सेल्स में परचेज रिटर्न इंक्लूडेड है तो सेल कम कर दो जी, तो सेल में परचेज रिटर्न कम हो जाएगा और परचेज रिटर्न में ऐड हो जाएगा। क्लैरिटी। सर क्या हमें ये एंट्री बना के आनी है? बेटा वर्किंग नोट्स में आपको एडजस्टमेंट्स के बारे में एरर रेक्टिफिकेशन की एंट्री बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। गुड्स विथड्रॉन बाय एक्स, तो ड्राइंग टू परचेजेस, ये नॉर्मल एंट्रीज है। वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो मशीनरी टू वेजेस। फ्री सैंपल, तो सैंपल या एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस। 5% का प्रोविजन बनाना है, 2.5% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर दे रखा है जी 1,20,000 का, इसका 5% लगाइए 6,000 का 2.5%। ध्यान रखिएगा ये न्यू है और ओल्ड में से एडजस्टमेंट होगी, ओल्ड में से एडजस्टमेंट होगी, ध्यान रखिएगा। डेप्रिसिएशन 15%। अब आप ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ,
क्वेश्चन में कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक बेटा नहीं दिया होगा। तो इसमें आप बड़े ध्यान से देखिए, इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होगा। अब सब बिना क्लोजिंग स्टॉक के क्वेश्चन कैसे होगा? क्या सारा सामान बिक गया? नहीं। देखो, आप सबको पता है कि बैंक स्टॉक के बदले में लोन भी देता है, जिसको वर्किंग कैपिटल लोन कहते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब बिजनेस चलाने के लिए लोन। देखो क्या लिखा, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने का बैंक ओवरड्राफ्ट है? देखो 80,000 का। इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ द स्टॉक। हाइपोथिकेशन का मतलब है स्टॉक है तो मेरे पास ही, लेकिन मैंने गिरवी कर दी। जैसे गाड़ी है, अब मैंने गाड़ी के अगेंस्ट लोन लिया। कभी देखना गाड़ी की आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे हाइपोथिकेशन लिखा होगा, देख लेना अगर आपने लोन लिया हो। इसका ये मतलब है ये मूवेबल गुड्स में होता है। मूवेबल गुड्स में होता है। गाड़ी है मेरे पास, यूज मैं कर रहा हूं, ठीक है, यूज मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैंने लोन वापस नहीं किया तो बैंक ले जाएगा। अब आप कहोगे सर प्लेज भी एक शब्द होता है, प्लेज में क्या फर्क है बेटा? प्लेज जैसे गोल्ड, तो प्लेज में गोल्ड बैंक रख लेता है। तो दो शब्द बताए मैंने नॉलेज के लिए, हाइपोथिकेशन और प्लेज। प्लेज में सामान बैंक रख लेगा, आप यूज नहीं कर सकते। जैसे गोल्ड, आपने गोल्ड का लोन लिया, गोल्ड वो रख लेगा। हाइपोथिकेशन में सामान आपके पास होता है, आप यूज कर सकते हो। एक होता है मॉर्गेज, इमूवेबल गुड्स में होता है। तो मॉर्गेज में भी जैसे घर है, गिरवी रखा है, घर आप यूज कर सकते हो। तो मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन में सामान को यूज कर सकते हो, प्लेज में यूज नहीं कर सकते। ये नॉलेज के लिए मैंने ऐड किया। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग हैज बीन कंसीडर्ड एज 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक। 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। अगर स्टॉक की रियल वैल्यू x थी तो बैंक ओवरड्राफ्ट उसका 80% है, डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन, and after adjusting the marginal value of 80% of the same has been allowed to due as an overdraft। अब आपको सर समझ नहीं आया? बिल्कुल समझ नहीं आया। इसका ये मतलब है बेटा 100 रुपए का गोल्ड था, मान लीजिए 100 रुपए का गोल्ड था। जब हम लेके गए उसने कहा जी सॉरी मार्केट रेट तो फ्लक्चुएट हो रहा है, गिर रहा है, हम 20% की वैल्यू कम लगाएंगे, हम 80 लगाएंगे। मैंने कहा लाओ जी 80 रुपए का लोन दे दो। उसने कहा नहीं सर, फिर आगे गिर गया तो आगे फिर गिर गया तो मैं मार्जिन रखूंगा, 20% का मैं मार्जिन रखूंगा सर। तो मैं आपको सिर्फ इसका, ठीक है जी, अब इस पोर्शन का 80%, इस पोर्शन का 80% मैं इसका 80% आपको दूंगा, तो 64% का लोन दूंगा मैं आपको। अब आप, मुझे पता है यहां पर भी बच्चे बोलेंगे सर समझ नहीं आया। मुझे पता है क्या बच्चे बोलेंगे समझ नहीं आया सर, मुझे पता है, इसलिए एक बार दोबारा बता देते हैं जी। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर क्या ये क्वेश्चन कभी आया है? बेटा बिल्कुल आया हुआ है, पुराने फाउंडेशन में आया था, आरटीपी एमटीपी में दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग हैज बीन कंसीडर्ड 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। इसका मतलब बैंक ओडी को हमने 80% ऑफ द स्टॉक की वैल्यू लगाया हुआ है। ये बात क्लियर हुई? पक्का जी? चलो अब आगे देखते हैं। डिडक्टिंग 20% एज द मार्जिन, डिडक्टिंग 20% एज द मार्जिन। तो अगर स्टॉक की वैल्यू x थी, उसमें से 20% का मार्जिन कट चुका है, तो ये वैल्यू 0.8x लिखा है ना, 20% एज मार्जिन। इसका मतलब टोटल लोन कितना दिया गया होगा? 80 इंटू 80%, 64%। 80,000 का जो ओवरड्राफ्ट है, 80,000 का ओवरड्राफ्ट है, वो स्टॉक का 64% है। तो क्या हम स्टॉक निकाल सकते हैं? बोलो हाँ या ना। क्या हम स्टॉक निकाल सकते हैं? बोलो हाँ या ना। 1,25,000। अब मुझे पता है यहां पर बहुत बच्चे बोलेंगे सर उसका आप गलत करा रहे हो, आप एक बार दिखाओ एग्जाम में एग्जामिनर ने कैसे करा। बोलो बेटा दिखा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। मुझे पता है बच्चे घर में बैठे बैठे कुछ भी बोल देंगे, अरे सर क्या कह रहे हैं सर, ऐसा ने ऐसे कह दिया सर। बेटा सारी चीज़ें एक बार देख ले भाई, तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ, तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ, जिससे कि बाद में ये ना बोलो कि जी पंकज सर ने भी सही नहीं पढ़ाया या सर ने समझाया नहीं। इसलिए भैया 100 कभी अगर विश्वास नहीं हो ना
किसी बैंक में चले जाना जो गोल्ड लोन देते हैं, मुथूट फाइनेंस, एक्सिस बैंक, मन्नापुरम फाइनेंस, उन्हें कहना उनको जी हमारे पास 40 लाख का गोल्ड रखा है, हमें 40 लाख का लोन दे दो, कभी नहीं देगा वो कहेगा जी 40 लाख में से कुछ मार्जिन काटूंगा, वो मार्जिन इसने 20% रखा हुआ है, तो 40 लाख का 20% कट गया, कितना बचा जी 32 लाख। उस 32 लाख का भी 80% दे रहा है। वो क्यों दे रहा है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो उसमें मेरे हाथ में नहीं है, वो क्यों दे रहा है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आ जा भाई, क्वेश्चन कहाँ गया। फाइनल अकाउंट कहाँ गए भाई, फाइनल अकाउंट, हाँ जी, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, ए राजीव अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 12 पे देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है। इसलिए दिखा रहा हूँ कि भैया आपको एक ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ भैया सर ने कहा वो ठीक रहा है। एक तो मैंने आपको ये एंट्री बताई थी सारी, ये सारी एंट्री कराई है, बताओ हाँ या ना, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू देख लीजिए कितनी आई है, 1.25। अब मैं आपको ऐसे कराता, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। मैंने इसलिए लॉजिक बताया पहले आपको, 100 में से भैया 20% का मार्जिन रखा, 80 का 80% दिया, तो हो गया जी विश्वास, कंफर्टेबल, बनाए ट्रेडिंग पैटर्न, ऑल्सो शो दी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। कौन सा क्वेश्चन था जल्दी से बताओ जी सर। 98 लीजिए, लीजिए 98। चलो ये क्वेश्चन चेक कर लें एक बार। ओपनिंग स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है जी, परचेजेस दे रखी थी जी 1,60,000, उसमें से फ्री सैंपल है 825 का जी, उसमें से 3500 के गुड्स विड्रॉ हुए ओन कंजम्पशन के, परचेज रिटर्न है जी 1725 का जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चेक कर लें एक बार। कैरिज दे रखा है जी 1125 का, ठीक है जी। वेजिस दे रखा है अपने को 12165, उसमें से मशीनरी वाली जो वेजिस है 450 माइनस 1,60,000 माइनस 3500 माइनस 825 प्लस प्लस प्लस, इसके अंदर परचेज के अंदर सेल्स रिटर्न इंक्लूडेड है, एडजस्टमेंट नंबर 1, 3500 वाली एडजस्टमेंट नंबर 2 है, 825 वाली एडजस्टमेंट नंबर 4 है, सैंपल टू परचेजेस, ड्राइंग टू परचेजेस और सेल्स रिटर्न टू परचेज। क्लैरिटी?
ये जो सेल्स रिटर्न है ये इधर आ जाएंगे। अब सेल पे आने, कितने की सेल्स है जल्दी बताओ। सेल्स कितने की है भाई, कहाँ गई सेल्स, कहाँ गई सेल्स। सर 2,15,300 की है। क्या लिखा है जी, इस सेल्स के अंदर परचेज रिटर्न इंक्लूडेड था, ये माइनस कर। सेल्स में परचेज रिटर्न इंक्लूडेड है, देख लीजिए वो ये रहा। और ये जो सेल्स रिटर्न है ये इधर आ जाएगा। क्लैरिटी, दोबारा बता रहा हूं, परचेज में सेल्स रिटर्न था, यहां से घटाया और सेल पे ले गए। सेल में, सेल के अंदर, ठीक है, परचेज में सेल रिटर्न था, इधर ले गए। सेल में परचेज रिटर्न था, माइनस करके इधर ले गए। चलिए पी एंड एल आ जाओ जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना बताया था बताइए। सर 6,000 बताया था, माइनस ओपनिंग कहा था आपने 3200। ऐसे ही इसमें भी न्यू माइनस ओल्ड। क्लोजिंग स्टॉक चेक कर लीजिए 1,2500। कैसे निकाला बताइए। 80,000 था बैंक ओवरड्राफ्ट इक्वल टू 0.64 ऑफ स्टॉक। बाकी कोई भी पॉइंट नया नहीं है, बाकी सिंपल सा क्वेश्चन। क्लैरिटी, चलिए, इसलिए मैं क्वेश्चन समझाने में मैं पूरा टाइम लगाता हूँ। 99 क्वेश्चन देखो, ये एंट्री वाला क्वेश्चन कई बार आरटीपी एमटीपी में आया है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। अगर आप मेरी बात मानो, किसी दिन भी आ सकता है, किसी दिन भी आ सकता है 5 नंबर का। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रदर्स। ब्रॉस नहीं, ब्रदर्स होता है। एम्प्लॉय हैड टेकन अ स्टॉक ऑफ 10,000, कॉस्ट प्राइस 7500। क्या मतलब है, हमारा शोरूम था टीवी का, हम मार्केट में 10,000 का बेचते थे, इसकी कॉस्ट 7.5 थी। कोई एम्प्लॉय ने कहा सर मुझे दे दो, मैंने कहा ले जाओ भाई। अब एम्प्लॉय ले गया तो मेरी तो सामान तो चला गया ना, टू परचेज, लेकिन मैं उससे काट लूंगा ना कितने, सैलरी में से मेरा खर्चा भी हो गया। वेजीज है, क्या करोगे, मशीनरी की है तो मशीनरी टू कैश। इनकम टैक्स लाइबिलिटी सर ड्राइंग होती है, कहाँ से पे करा है सर, पैटी कैश से। अगर पैटी कैश नहीं लिखा तो कैश लिख देता, बैंक लिख देता। हमने 2,000 का सामान खरीदा, 10% ट्रेड डिस्काउंट। याद करिए, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में नहीं आता, मैंने एग्जांपल बताया था एक बार। और 50 रुपये का कैश डिस्काउंट। तो हमने परचेजिस करा, तो परचेजिस टू नवीन, ठीक है जी। नवीन टू कैश टू डिस्काउंट। चेक करा दूँ, ये भी देखो निकाला हुआ है मैंने आपके लिए, देख लीजिए। सैलरी टू परचेज, मशीनरी टू कैश, ड्राइंग टू पैटी कैश। सर इसमें नवीन की परचेज वाली एंट्री नहीं बनी, बेटा आप एक्स्ट्रा बना के आ जाना, क्योंकि मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए, ठीक है, मैंने बनाई है समझाने के लिए आपको, देख लीजिए। इसलिए क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन में नहीं दे रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। पहली एंट्री होगी सैलरी टू परचेज 7500, फिर मशीनरी टू कैश 8,000, ड्राइंग टू पैटी कैश, परचेजेस टू नवीन एंड नवीन टू कैश टू डिस्काउंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एट लास्ट लास्ट क्वेश्चन। माय गॉड सर इसमें क्या क्या है सर, ये मुश्किल है क्या सर, देख लेते हैं बेटा ये भी, ठीक है। हरी कैपिटल सिंपल, स्टॉक सिंपल, सेल सिंपल, रिटर्न इनवर्ड सिंपल, 14%, तो ये 2800 आएगा बेटा, कॉमा है ना, ठीक है। 1100 का इधर आ गया, 1700 का आउटस्टैंडिंग। ये बताओ सर, लोअर वाला अमाउंट माइनस होगा, डेटर में से 1000 और क्रेडिटर में से 1000। तो डेटर है 24,000 के, तो 24,000 के डेटर में से 1000 माइनस 5% का प्रोविजन।
1000, 1150, 23,000, 22,000, 21,850। इसका 2% हो गया जी डिस्काउंट। 21850 इंटू 2%, 10% का डेप्रिसिएशन सिंपल है। परचेज में पर्सनल परचेज तो ड्राइंग टू परचेज 600, तो ड्राइंग में 600 और परचेज में 600 माइनस। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन नहीं भी लिखा था तो भी मैं हिडन एडजस्टमेंट में करता। क्वार्टर 1/4 का प्रिंटिंग स्टेशनरी इज प्रीपेड, तो 1/4 हो गया 3600 रुपये। क्रेडिट परचेज हैज़ बीन ओमिटेड, परचेज टू क्रेडिटर, तो परचेज यहाँ 400 से बढ़ेगी, यहाँ 600 से कम हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट है, इसमें तो कुछ भी नहीं है बाबू, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, नथिंग। चलो इसमें तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। आइए चलो जी, पहले ट्रेडिंग बताओ। कुछ ट्रेडिंग में मुझे समझाना है, पहले देख लो। सिर्फ परचेज का पॉइंट मेन था, 400 की ओमिटेड वाली है, 600 की वो है, और 5800 का परचेज का यहाँ पर रिटर्न है। सेल में सिर्फ रिटर्न थे, तो ट्रेडिंग सिंपल हो गया। चलिए बताइए, इंटरेस्ट 2800 था, प्रिंटिंग स्टेशनरी का 1/4 प्रीपेड, इसके अलावा देख लीजिए कुछ भी नया नहीं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स नहीं लिया आपने। अच्छा वो नहीं लिया हमने, चेक कर लेते बेटा एक बार। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स क्यों नहीं लिया भाई, देख लेते हैं। ये रहा ना, कैसे नहीं लिया यार, कैसे नहीं लिया, ये रहा डाउटफुल डेब्ट्स, ये रहा 1150 आया था, ओल्ड है नहीं जी इसमें। ये देखिए ये रहा, ये देखिए ये रहा 1150 और 437, बिल्कुल ठीक। आओ जी बैलेंस शीट। बेटा मैंने इसलिए एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया है कि घर में दिक्कत नहीं आए आपको, लेकिन प्लीज़ आप खुद पहले करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए आपने नोटिस किया पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो जब आप घर में प्रैक्टिस करें, मेरी ये एडवाइस है, मेरी ये एडवाइस है आपको कैसे करना है। मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, वीडियो पॉज कर देना, उसके बाद वीडियो पॉज कर देना, पूरा क्वेश्चन खुद करना, फिर मैच करना आंसर, और फिर जहाँ गलती है उसको हाईलाइटर से मार्क करना, जिससे कि रिवीजन पे उस हाईलाइटर वाले पोर्शन को ही आप दोबारा देखें। ड्राइंग 600 रुपये की है, ड्राइंग टू परचेजेस। बैंक इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 1700 रुपये का, 10% डेप्रिसिएशन, दिस इज प्रोविजन, दिस इज डिस्काउंट का प्रोविजन। ये 1/4 प्रीपेड ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो दैट कंप्लीट्स योर फाइनल अकाउंट्स, इंटायर चैप्टर ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इसमें याद करिए बीच में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, तो वो दोनों क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ पहले, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपके मन करे, कोई कंपल्शन नहीं है,
कि ये क्वेश्चन करने ही करने, क्योंकि ये जनरली बीकॉम की बुक्स में मिलेंगे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बीकॉम की बुक्स में मिलते हैं। और कंसाइनर वाला यस फाउंडेशन में पहले आया था, फाउंडेशन में पहले आया था, ठीक है, पहली चीज़। एक तो दो क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग के बीच में मैंने कहा था, ये लीजिए मैन्युफैक्चरिंग वाले क्वेश्चन। मैं चैप्टर की एक बार समरी कर रहा हूँ आपके लिए। पूरे चैप्टर की समरी करेंगे एक बार यहाँ पर। बेटा ये दोनों क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हैं बट मैं जान के छुड़वा रहा हूँ। इसमें एक दो जगह एरर्स थे, तो ये किसी और का क्वेश्चन कॉपी हो गया, कॉस्टिंग का था ये, ठीक है। तो ये 91 92 नहीं करने हैं, 91 92 नहीं करने हैं, ठीक है, देखिए मैंने कटवा दिया। उसके दो रीज़न है, क्वेश्चन में एरर भी था, प्लस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपने देख लिया स्टडी मटेरियल में कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, तो बिना कॉस्ट शीट के मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप नहीं कर पाओगे। बुक में जहाँ जहाँ पे मैंने कुछ करेक्शंस करवाई थी उसको मार्क कर लीजिएगा। सिर्फ एक दो जगह नंबरिंग में गलती थी क्वेश्चंस की, तो हमने 84 ABC पार्ट बनाया था, उसका याद है ना। इसलिए मैं साथ में कर रहा हूँ। बच्चे कुछ टीचर्स स्टॉप करके फिर रिकॉर्डिंग डायरेक्टली ले आते हैं, मुझे नहीं करना, ठीक है जी। एक ये क्वेश्चन का हॉर्स 51 है 52, तो मर्जी है आपकी, इसमें सिर्फ परचेज देखो एडजस्टेड है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जाएगा बैलेंस शीट। इसमें सिर्फ ये पॉइंट मेन है बेटा, सिर्फ ये पॉइंट एक मेन है। रेट्स एंड इंश्योरेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 200 में से एक 50 रुपये का था, एक 150 का। 150 का प्रीमियम 30 जून तक पे किया है, 30 जून तक। 30 जून तक अगर पे किया है तो 12 महीने इंटू 6, तो 75 का क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। क्लैरिटी। बाकी देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, डेप्रिसिएशन सिंपल है, ड्राइंग टू परचेजेस है, 20/100 + 20 है, नॉर्मल क्वेश्चन। आप सिर्फ इन दो चीज़ों में पक्का घर में कंफ्यूज हो गए, और ये जनरली इनकम टैक्स कराने के बाद समझ में आती है, वो क्या कह रहे हैं जी, नेशनल इंश्योरेंस इंक्लूड्स एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 75, नेशनल इंश्योरेंस इंक्लूड्स एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 75, वेजेस आर शोन आफ्टर डिडक्टिंग नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन बोर्न बाय एम्प्लॉय। इस 150 में हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं, इसमें हमेशा बेटा दो कंपोनेंट होते हैं, 75 और 75। क्यों होते हैं? एक हमारा कानून है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, उसमें जितना पैसा एम्प्लॉयर देता है उतना एम्प्लॉय भी देता है, कितना परसेंटेज होता है, कब देना होता है, किसका लगता है, ये सारी चीज़ें आपको लॉ में CA इंटर में सिखाई जाएगी। तो यहाँ मैंने सिर्फ ये बताया कि सर इसके अंदर 75 रुपये मुझे यहाँ से हिंट मिल गया, 75 अगर एम्प्लॉय की है तो एम्प्लॉयर की भी सेम होगी। 150, इसीलिए जब आप इस क्वेश्चन पे आएंगे, बताइए कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, ये क्वेश्चन था 51। तो मैंने कर दिया आपके लिए, देखिए मैंने बिल्कुल कर दिया, ये देखिए 150। तो आपको वैसे भी हिंट मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैसे भी हिंट मिल जाएगा। तो बताइए नेशनल इंश्योरेंस वाला पोर्शन हमेशा कहाँ जाता है, नेशनल इंश्योरेंस वाला पोर्शन हमेशा कहाँ जाएगा, जल्दी से बताओ। सर ये वैसे भी P&L में जाता है, तो गो टू P&L, आनी खत्म, ठीक है।
wages are shown net after deducting national insurance contribution borne by employees. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ओइंग टू द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मान लीजिए मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर हूं और मैं प्रिंसिपल बन गया. प्रिंसिपल जो होते हैं स्कूल के, कॉलेज के, आपने देखो जनरली कॉलेज में ही रहते हैं. तो ओइंग टू नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब आपकी एम्प्लॉयमेंट ऐसी थी कि आपको घर बोला गया कि भैया आपका जहां ऑफिस है वहीं पे आप घर ले लीजिए, वहीं पे आप घर ले लीजिए. सम एम्प्लॉयज आर हाउस इन द बिल्डिंग ऑफ द बिजनेस. ठीक है, रेंटेड वैल्यू ऑफ सच पोर्शन इज 250 पर एनम. ये घर था, इसकी रेंटल वैल्यू, रेंटल मतलब अगर ये बिजनेस रेंट पे दिया जाता तो 250 रुपये कमाते, अगर दिया जाता. तो लॉजिकली P&L में तब 250 रुपये की इनकम आती. बोलो हाई पक्का. बेनिफिट टू द एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज वेजेस. बेनिफिट टू द एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज वेजेस एंड रेंटल एज इनकम. ये एक लाइन लिख के दे दी. अब बताओ, क्वेश्चन भगवान होता है, क्वेश्चन भगवान है. इसका क्या मतलब है कि भाई 250 रुपये को आपको रेंटल इनकम मानना है, 250 रुपये को आपको रेंटल इनकम मानना है और वेजिस का भी पार्ट मानना है. लास्ट लाइन से क्लियर हिंट मिल रहा है. बेनिफिट टू द एम्प्लॉय इज वेजेस एंड रेंटल इनकम ऑफ गोयल. तो आप देखिए, जब मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इसका, जब मैं सॉल्यूशन दूंगा, देखिए ध्यान से, यहां पर 250 रुपये P&L में क्रेडिट है और देखिए 250 रुपये हमने रेंटल वैल्यू भी रखी. देख लीजिए, रिलैक्स होकर देख लीजिए. बाकी देख लीजिए, क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन. ठीक है जी. ये सर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? भाई प्लीज, कई बार बोला है, क्वेश्चन में लिखा है तो मानना पड़ेगा. उसने लिख के दिया है कि भाई 250 रुपये को आप वेजिस का पार्ट मान लो, हमने मान लिया. इनकम है, इनकम का पार्ट मान लिया, कहानी खत्म है. कई बार क्वेश्चन के हिसाब से करना होता है. ये आपको पता लगेगा, इनकम टैक्स में से परक्विजिट कहते हैं, इनकम टैक्स में से परक्विजिट कहा जाता है. ठीक है, तो फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, तो इसलिए क्वेश्चन लास्ट में कराया. आपको लगे तो करना, नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा. 52 क्वेश्चन प्लीज वॉच आफ्टर कंसाइनमेंट. इसको कंसाइनमेंट के बाद देखना, यहीं पे फुल स्टॉप कर देना. कंसाइनमेंट के बाद देखना इस क्वेश्चन को. यहां दे रखा है कंसाइनर का बैलेंस. इसका मतलब ये पैसा उसने देना है, तो एक तरह का लायबिलिटी है. इसी रीजन से मैंने ये बिल्कुल लास्ट में कराया है. एक इसमें फर्नीचर का पॉइंट है. देखो, सेल ऑफ फर्नीचर भी दे रखे 10,000. चार्जेस अगेंस्ट कंसाइनमेंट. स्टॉक 8 लाख का है, उसमें स्टेशनरी का 800 रुपये. BR के अंदर डिसऑनर्ड बिल है, तो एंट्री क्या बनती है? डेटर टू BR. BR में 8,000 कम और डेटर में ऐड. ट्रेड एक्सपेंस में स्टेशनरी की भी पेमेंट है, तो बताइए स्टेशनरी का मैं अकाउंट बना सकता हूँ? ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था ना, बोलो कराया था. स्टेशनरी टू कैश 22,500. ओपनिंग स्टॉक 1,800 है, क्लोजिंग स्टॉक 800 रुपये. स्टेशनरी टू कैश 22,500. यहाँ मेरा P&L का कितना स्टेशनरी मैंने कंज्यूम किया आ जाएगा. शुरू से बता रहा हूँ. 1,800 रुपये का पेन थे, 22,500 के पेन और ले लिए, 800 के पेन बच गए. तो जितने पेन कंज्यूम किए ये इन्वेंट्री में सिखाया तो P&L में आ जाएगा. फर्नीचर सोल्ड वॉज अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट एट 13,000. हमने 13,000 का फर्नीचर बेचा था 10,000 में. तो बताइए एंट्री क्या बनेगी? बताइए क्या बनेगी? सर बैंक 10,000, P&L 3,000 टू फर्नीचर. एग्रीड?
क्रेडिटर एट द एंड इंक्लूड्स क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी रुपीज 3000 फॉर क्रेडिट परचेजेस। कमीशन रिसीवेबल, मुझे पता है आधे बच्चे इसको छोड़ देंगे, आधे बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ देंगे, मेरा शर्त लगा लो, फिर भी मैं कराऊंगा। कमीशन रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ कंसाइनमेंट, इतनी कमीशन मिलनी है। 2000 की स्टेशनरी कंज्यूम, एक काम करते हैं इसको हम कर लेते हैं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 52 लीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक एक आइटम की चर्चा करते हैं, एक एक आइटम की चर्चा करेंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। फिर कह रहा हूँ जब कंसाइनमेंट हो जाए तब देखना, नहीं तो पहले देखोगे समझ में नहीं आएगा बाबू, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फिर बाद में कहोगे सर ने नहीं समझाया। क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि ये फाउंडेशन में पहले आया हुआ है 2006 के आसपास। मान लीजिए कभी आ जाए, अभी तक MTP RTP किसी में भी नहीं आया, और जनरली नया क्वेश्चन CA इंस्टीट्यूट पहले MTP RTP में देता है, उसके बाद वो कभी भी एग्ज़ाम में देगा। तो अगर ये कभी एग्ज़ाम में आना भी होगा तो सबसे पहले MTP RTP में आएगा। और आप देख लीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स कहीं से पढ़ रहे हैं, आई डाउट कि किसी में ये क्वेश्चन होगा। मैक्सिमम टीचर नहीं करवाते हैं, लेकिन अगर आप स्कैनर देखोगे तो स्कैनर में मिलेगा ये, स्कैनर में ये क्वेश्चन है। तो बताइए मैं कैसे छोड़ दूँ, तो मुझे बताइए मैं कैसे छोड़ दूँ, है पॉसिबिलिटी? सो आई कांट लीव इट। बेटा देखो, इसलिए मुझे तो कराना ही पड़ेगा ना आपको। मेरी ड्यूटी बनती है। 52, चलिए एक एक करके करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 5.5 लाख ये रहा, ठीक है। परचेजेस 19,25,000, ठीक है। सेल्स 29,35,000, ठीक है। वेजेस सैलरीज 1,25,000। तो मैं ट्रायल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, एक एक आइटम। आओ, डिस्काउंट 2,000, क्रेडिट में ये रहा। कैरेज इनवर्ड 40,000 ये रहा। BR एंड BP 2,25,000 एंड BP 1,85,000। इंश्योरेंस 35,000। इस तरीके से क्वेश्चन क्लियर रहेगा आपको। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इजी तरीके समझाऊँ। डेटर और क्रेडिटर 15 लाख और 9,32,500, एंड क्रेडिटर 9,32,500 है। कंसाइनर का बैलेंस 4 लाख, कंसाइनर का बैलेंस 4 लाख। तो अब इसको यहां लिख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल है जी 8,95। जो आइटम समझ नहीं आया मैंने नीचे डाल दिया अभी। कमीशन 40,000 ये रहा। कैश सेंड टू कंसाइनर, कैश सेंड टू कंसाइनर 8 लाख। कैश सेंड टू कंसाइनर, इसको भी यहां लिख लेते हैं 8 लाख। ये डेबिट में है, ये लायबिलिटी फॉर्म में, क्रेडिट फॉर्म में, ठीक है जी। इंटरेस्ट है जी 35,000, लो जी। ट्रेड एक्सपेंस सर 34,500 का। फर्नीचर का सर अलग से बना लेते हैं पहले यहाँ पर। फर्नीचर सर 1 अप्रैल को दे रखी है 60,000। कंसाइनमेंट सेल दे रखी है 640। कैश 4,22,500। रेंट एंड टैक्सेस दे रखा है जी अपने को 1,27,500। सेल ऑफ फर्नीचर 10,000। चार्जेस पेड अगेंस्ट कंसाइनमेंट, तो ये कंसाइनमेंट के आइटम मैंने इसलिए अलग लिख दिए। हो गया क्लैरिटी? अब पढ़ते हैं।
स्टॉक 8 लाख का था जी, उसमें से 800 स्टेशनरी का है, तो हमने स्टॉक अलग कर दिया, स्टेशनरी का अलग और बाकी स्टॉक अलग, ये होगी पहली एडजस्टमेंट। बी आर इंक्लूड डिसऑनर बिल, तो एंट्री क्या थी, डेटर टू बी आर, तो बी आर में से 8000 माइनस और डेटर में 8000 प्लस। अब आगे देखते हैं। ट्रेड एक्सपेंस इंक्लूड्स पेमेंट टू स्टेशनरी 22,500, तो 22,500 पेमेंट फॉर स्टेशनरी का है, तो इसको भी नीचे लिख लेते हैं। जो आइटम समझ नहीं है मैंने अलग लिख दिया। तो एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन बहुत टफ आ जाए भैया ऐसे कर लेना, जो आता है पहले वो तो लिखना। स्टॉक इन द बिगिनिंग इंक्लूड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो ओपनिंग स्टॉक में देखिए हमने 1800 निकाल दिया, 1800 हमने निकाल दिया और ओपनिंग स्टॉक अभी यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, क्लैरिटी। चलिए, फर्नीचर सोल्ड वॉज अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2002 एट 13,000। फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है जी 13,000। सेल कब किया जी, सेल हमने किया है 31 मार्च को। अब मुझे बताओ, अगर हमने 31 मार्च 2003 को किया है तो 13,000 में 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। 11,700 को 10,000 पे बेचा, 1700 का लॉस, ये रहा 1700 का लॉस, ये रहा, और 1300 का डेप्रिसिएशन। अब आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर एट द एंड इंक्लूड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। क्रेडिटर एट द एंड 3,000 रुपये हमने हटा के स्टेशनरी के अलग लिख दिया। कोई दिक्कत, इजी। स्टेशनरी 2,000 इज कंज्यूम्ड बाय मिस्टर ए, तो ड्राइंग 2,000 की स्टेशनरी, ड्राइंग टू स्टेशनरी, पर्सनल कंजम्पशन। 5% का डेटर पे प्रोविजन, 5% का डेटर पे प्रोविजन। कितने के डेटर है बताइए सर? डेटर हमारे पास 15 लाख के थे और 8,000 के और ऐड हुए। 15 लाख का 5%, ये रहा जी 5%। तो अभी तक कोई टेंशन नहीं। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 10%, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 10%, तो 60,000 का था, 60 में से 13 गया, 47,000। इस पे 10%, 4700 का डेप्रिसिएशन। चलिए अब देखते हैं किस किस आइटम में दिक्कत थी सॉल्यूशन में। किस किस आइटम में सॉल्यूशन में दिक्कत थी सर? अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है सर। एक तो स्टेशनरी में दिक्कत है, एक है जी सर ये कमीशन रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल तो दिया हुआ है जी, कमीशन रिसीवेबल इज आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये 7th पार्ट है जी एडजस्टमेंट, ये पक्का यहाँ पर भी आ रही होगी। ठीक है जी सर, ये एक कमीशन आउटस्टैंडिंग का पार्ट है। एक कमीशन की एंट्री 40 है सर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो टफ वाले पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करते हैं। कंफर्टेबल मैंने इसलिए इस तरीके से कराया है कि थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तो एटलीस्ट एग्जाम में आए तो आप एटलीस्ट मेन चीज़ें लिख के आए। इसके बाद बताइए क्या रह गया सर? नेट प्रॉफिट भी आ गया, ड्राइंग भी आ गया सर, बस एक ये आइटम और रहेगा। तो अगर मोटी मोटी चीज बताऊं, इसके अंदर 2 ही चीजें मेन है।
तो ये लास्ट में मैंने तरीका क्यों बताया, कभी भी कोई क्वेश्चन टफ लगे पहले नॉर्मल तरीके से कर लो और जो आइटम टफ लगे उसको लिख लो, और फिर एंड में लिखो कि हाँ जी इस क्वेश्चन में मुझे किस में दिक्कत आई, मुझे 2 चीज़ों में दिक्कत आई, स्टेशनरी और कंसाइनमेंट में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो एग्जाम में इसको रिवाइज कर लेंगे। सो जो लास्ट वाला पार्ट है, लीजिए दोनों आइटम को मैं आपको अलग से समझाता हूँ। इसलिए बेटा कभी भी घबराने का नहीं, मुश्किल हो अलग से हो उसको लिख लो। आइए पहला पॉइंट क्या था बताइए सर। पहला टफ पॉइंट था स्टेशनरी। स्टेशनरी है क्या, एसेट है, बोलो हाँ या नो, एसेट है, तो एक एक करके लेते हैं। स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना था जी 1800, इसको हटा दो। पेमेंट फॉर स्टेशनरी कितनी है 22,500, तो स्टेशनरी टू कैश BD 1800 स्टेशनरी टू कैश। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको बीच में भी करवाया था, क्लियर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी देखो कितना है, ये रहा 800 रुपये, कोई दिक्कत। स्टेशनरी की ड्राइंग, स्टेशनरी की ड्राइंग ये रही, पर्सनल ड्राइंग थी 2000 की, क्या एंट्री बनी ड्राइंग टू स्टेशनरी, क्या रह गया बैलेंसिंग फिगर, बस चेक कर लीजिए 21,500 आ रहा होगा यहाँ पर, ये रहा, ये हो गया जी वर्किंग नोट। तो मुश्किल नहीं है बेटा, मैं मानता हूँ पहली बार कर रहे हो तो थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए क्वेश्चन छोड़ना नहीं, अपना लेवल अलग बनाना, ये मेरी एडवाइस है। अब ये सारी चीज़ें होगी तो बताइए क्या बच गया, सिर्फ कंसाइनमेंट बच गया 1 2 3 4 और कमीशन 5। कंसाइनमेंट वाला जब आप लास्ट में कंसाइनमेंट अकाउंट कर लोगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो ये कंसाइनर का मैंने अकाउंट बनाया है, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हो जी, लायबिलिटी साइड पे तो आपको पता लगेगा 4 लाख रुपए क्रेडिट में आएगा। कैश सेंट 80,000 रुपये डेबिट में है तो डेबिट में लिख दो। कुछ समझ ही नहीं आया, प्लस माइनस समझ में आता है, डेबिट की चीज डेबिट में लिख देना, क्रेडिट की क्रेडिट में लिख देना। फिर बताइए क्या है, कैश 8 लाख कैसे, ओके जी 8 लाख लिख देते हैं जी। आइए सेल्स कितनी थी बताइए 6,40,000। ये एंट्री जब आप सीखोगे वहां पर कंसाइनमेंट में, तो ये कंसाइनर का अकाउंट है, कंसाइनी की बुक में बन रहा है। सर आपको कैसे पता है कंसाइनी तो आ रहा है, दिमाग लगा लो यार, कमीशन तो कंसाइनी को मिलेगी, दिमाग लगा लो जरा थोड़ा सा। चलिए सेल हो गया, ये पार्ट हो गया। चार्जेस, चार्जेस वो किससे लेगा, कंसाइनर से लेगा, एक्सपेंसेस, कमीशन भी लेगा, लीजिए खत्म। क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी 1,20। तो जब कंसाइनमेंट अकाउंट करोगे तो ये चीज बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपको। तेरा जी 1,20। तो सिर्फ दो चीजें थी, एक स्टेशनरी का पॉइंट था और एक कंसाइनमेंट का था। इसकी वजह से बेटा क्वेश्चन क्यों छोड़ते हो, मत छोड़ो। आइए तो चलिए ये भी हो गया। इसके बाद याद करिए बीच में मैंने आपको 43 क्वेश्चन कहा था हम बाद में करेंगे। ये बेटा आपकी चॉइस है, आपने करना है कर लीजिए। मान लीजिए आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना 93 का, तो 93 का मुझे बताइए ओपनिंग बैलेंस $1,500 है। कितना है जी 1,500। ये मैंने आपको स्टडी मेटेरियल में कराया था, अपने को क्लोजिंग निकालना है। कितने के डेटर हैं 20,000 के। कितना प्रोविजन 5%। एडिशनल तो अपने को लेना नहीं है, दिया ही नहीं है। बैड डेप्ट 1,800, बैड डेप्ट 1,800। बैड डेट मैंने क्या कहा था, बैड डेट को हम लोग क्लोज करेंगे यहाँ पर। नेट कितना आएगा 2800 1300। अगर आपको मेरी टैब की ट्रिक से सीखना है देख लीजिए। सर एडिशनल दिया नहीं है, नया वाला 1000 है, पुराने वाला 1500 है, बैड डेप्ट 1800। देख लीजिए नेट इफेक्ट 1500 ही आ रहा है। नेट इफेक्ट जो आपके पास आ रहा है
2800, ये लिए 1800 और 500, 1300 ही नेट इफेक्ट आ रहा है। किसी को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है, लीजिए। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है जी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का 500, ये रखा। क्लोजिंग कितना रेट है जी डिस्काउंट का? 2%। 20,000 का डेटर था, 5% लगा 19,000, इसका 2%, 380। ये डिस्काउंट कौन सा होता है? डिस्काउंट अलाउड वाला डिस्काउंट। 600, 980, 480 का फिगर। सिमिलरली डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर आ जाएगा। सिमिलरली डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर निकाल लीजिए, वो भी बना दो, लीजिए। का ओपनिंग बैलेंस है 400। सर डेबिट में क्यों लिखा बेटा? ये अपने को मिलना है, एसेट है। क्लोजिंग 15,000 पे 2%, 15,000 पे 2%। ये आना नहीं है, फिर भी मैं करवा रहा हूँ, ये तो कोई करने की आवश्यकता नहीं है, किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, स्टडी मटेरियल में भी नहीं था, फिर भी मैंने एक बार लेजर बनवा दिए हैं, पक्का डन, क्लैरिटी, ठीक है। सर अगर 94 का बनाना हो, मुझे बताए आप में से कुछ नालायक बच्चे कहेंगे सर अगर 94 का बनाना हो, कहेंगे सर आपके स्टूडेंट है कैसे छोड़ दें। अगर 94 का बनाना हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो मुझे बताइए ये 1000 हो जाएगा, ओपनिंग बोलो हाई है ना, ये 380 हो जाएगा, ओपनिंग बोलो हाई है ना, ये 300 हो जाएगा, ओपनिंग बोलो हाई है ना। तो 1000 और 380 हो गया जी ओपनिंग। क्लियर? डेटर कितने आइए बताइए? 6,000 के। कितने के? 6,000 के डेटर है। रेट क्या है? 5% और 2%। 6,000 5% लगेगा जी 300। %2। अब बताओ क्या करोगे? सर अब करेंगे बैड डेब्ट्स। चेक करिए 94 के बैड डेब्ट्स कितने हैं जी आपके पास? 94 के बैड डेब्ट्स कितने हैं जी? 300। डिस्काउंट कितना है जी? 200। तो P&L की फिगर यहाँ आ जाएगी। P&L की फिगर यहाँ आ जाएगी। टैब से ट्राई करना चाहते हो टैब से भी कर लो, टैब से ट्राई करना चाहते हो टैब से भी कर लेना। कर दो। 300 का बैड डेब्ट एडिशनल है नहीं, न्यू माइनस ओल्ड, तो नेट इफेक्ट 400 ही आ रहा है, देख लीजिए। तो 43rd भी करा दिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 43rd, 51, 52 और मैन्युफैक्चरिंग का 91, 92 नहीं करना है, छोड़ सकते हैं, यू कैन लीव इट। तो अब अगर मैं पूरा चैप्टर एक बार आपको समअप कराऊं, आई नो फाइनल अकाउंट्स हैव बीन अ लॉन्ग चैप्टर, लॉन्ग वीडियोस, लॉन्ग ड्यूरेशंस, बट टू कवर एवरीथिंग यू नो वी नीड सम टाइम, इसलिए मुझे टाइम लगा इसमें। तो जब आप करें तो इसको टाइम लगा के करिएगा, क्योंकि आपको आगे भी काम आना है, बीकॉम में भी काम आना है। और देखिए हर बार इसका 10 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है, 10 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है। फाइनल अकाउंट का मीनिंग हमने किया, मैं इसमें समरी नहीं लिखवा रहा हूँ, ये बहुत रिपीटेटिव पॉइंट्स है।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मैंने चर्चा करी, फिर मैंने आपसे P&L और बैलेंस शीट की चर्चा करी, फिर हम लोगों ने मार्शलिंग, मैंने स्टडी में बताया था कि परमानेंस और लिक्विडिटी का ऑर्डर, उसके बाद ट्रेडिंग और P&L के फॉर्मेट हमने किए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखिए मैंने आपको यहाँ दे रखा है, फिर मैंने सारी एडजस्टमेंट की समरी भी आपको बना के दी और यहाँ पर भी दी हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या क्या कमियाँ होती हैं, ये मई 19 में आया है थ्योरी में, थ्योरी अलग से भी लास्ट में एक वीडियो में कराऊंगा। क्या क्या चीज़ें हैं, मैनेजर कमीशन को क्या लिखा हुआ है जी, एजम्पशन दे दीजिए, बिफोर आफ्टर है, बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दिया हुआ है, उसकी ट्रिक लिख के दी है मैंने आपको, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट न्यू माइनस ओल्ड बता रखा है, लॉस बाय फायर बताया हुआ है, टैक्स पेड का मीनिंग। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में चर्चा करी हुई। तो काइंडली इसको बड़े पेशेंटली और ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कंसाइनमेंट स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। सर कंसाइनमेंट इसलिए क्या कर रहा हूँ, एक तो ये क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, प्लस एनपीओ ऑलमोस्ट लिंक है, थोड़ा सा आपको गैप मिलेगा, तब तक आप फाइन अकाउंट्स को अच्छी तरह रिवाइज कर लें, इसीलिए कंसाइनमेंट ले रहा हूँ।